हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइस, स्वागत है आपका वापस से। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है बुद्धिज़्म की, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। अगर आपने यहाँ से बुद्धिज़्म कवर कर लिया, तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सब के सब आपके एग्जाम में हो जाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके ना करके आ पाए। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि FRO मेंस की डेट लॉन्च हो चुकी है। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में पेपर है FRO मेंस का। तो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, 20 दिन करीब हमारे पास है, 19 से 20 दिन हमारे पास हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे चाहते हैं कि वो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो वो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। RO सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये प्राइम बैच चल रहा है इस टाइम पे। इस बैच को जिसने ज्वाइन कर लिया, वो सारी PDF उसको मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, फुल गाइडेंस है, सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आप तैयारी कर सकें। इसके ज्वाइन करने से आप UPPCS अगर देना चाह रहे हैं 2023 का, या UPSC देना चाह रहे हैं, या कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उसी लेवल की तैयारी हो रही है। आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDFs आपको मिल रही हैं, डेली MCQ टेस्ट प्रैक्टिस मिल रहा है। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज़्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, वो हमने पढ़ ली। और आज हमें पढ़ना है जो बुद्धिज़्म के अंदर महायान और हीनायान, यानी कि जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, जो अलग अलग स्कूल्स हैं, विभिन्न जो स्कूल हैं बौद्ध धर्म के अंदर, वो चीज़ हमें पढ़नी है। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना है महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म जो है, 2 मेन स्कूल जो है बुद्धिज़्म के, उनमें से एक है। महायान हैज़ 2 मेन फिलोसफिकल स्कूल्स। महायान के अंदर 2 मुख्यतः अगर हम देखें तो दार्शनिक स्कूल 2 मुख्य स्कूल्स हैं। कौन से हैं? एक तो है माध्यमिका और एक है योगाचार्य। इसके जो स्क्रिप्चर्स हैं, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महायान के जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, महायान के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं, पाली भाषा में नहीं लिखे गए। द टर्म महायान इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल। अब देखिए, महायान का मतलब क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक महान वाहन। इट बिलीव्स इन दी हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध। महायान में ये माना जाता है कि बुद्ध जो थे वो दिव्य थे, एन आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। और यहाँ पर अब ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात पे स्टार लगा लीजिए कि जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जो बुद्ध की जो प्रतिमाओं की जो पूजा होती है, वो महायान बुद्धिज़्म में ही होती है। एंड बोधिसत्वा एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। और जो बोधिसत्वाज हैं, ये वो लोग हैं जो बुद्ध का जो नेचर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कहाँ पे शुरू हुआ? जो महायान बुद्धिज़्म है, ये कहाँ शुरू हुआ? अगर हम देखें तो इट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। ये उत्तरी जो भारत है वहाँ पे शुरू हुआ, कश्मीर में शुरू हुआ, और धीरे धीरे उसके बाद ये पूर्व की तरफ फैलना शुरू हो गया। फिर सेंट्रल एशिया में भी फैला, ईस्ट एशिया में फैला, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के जो एरियाज़ हैं, जैसे कि कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, फिर वहाँ पर भी फैला। बुद्धिस्ट स्कूल्स एम्बेडेड, जो बुद्धिस्ट स्कूल्स कहाँ कहाँ पे हैं? चाइना में है, कोरिया में है, तिब्बत, जापान, इन सब जगहों पे महायान ट्रेडिशन के तहत ही पूजा होती है। आप समझ सकते हैं, इन सब जगहों पे आपको बुद्ध की प्रतिमाएं देखने के लिए मिलेंगी। इट बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स फॉर ऑल बींग्स। ये इस चीज़ में मानता है कि सार्वभौमिक मुक्ति दुखों से, कि दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति हो सकती है, यूनिवर्सल लिबरेशन हो सकती है, एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और आध्यात्मिक उत्थान में भी ये विश्वास करता है। Salvation can also be attained by means of faith and devotion to the mindfulness of the Buddha. It believes in मंत्र। तो सेल्वेशन की अगर हम बात करें, यानी कि बुद्ध की स्मृति में आस्था और भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ये महायान बुद्धिज़्म का मानना है। यह मंत्रों में विश्वास करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझिए इस बात को। एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा
जो स्कूल है बुद्धिज़्म का वो मंत्रों पे विश्वास रखता है, यानी कि कहाँ पर मंत्रों को माना जाता है, महायान में, हीनायान में, थेरावेदा बुद्धिज़्म में। ऐसे करके 3 या 4 एग्जांपल्स दे देंगे आपको, ऑप्शंस दे देंगे आपको, 4 ऑप्शंस, और उसमें से आपको बताना होगा कि आंसर महायान बुद्धिज़्म इसमें होगा। तो महायान के बाद अब बात आती है हीनायान की। तो लिटरली लेसर व्हीकल, इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। अब देखिए महायान बुद्धिज़्म में जिस प्रकार से प्रतिमाओं को पूजा जा रहा था, जो आइडल वर्शिप है वो की जा रही थी, लेकिन हीनायान के अंदर ये एक, इसको लेसर व्हीकल कहेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुद्ध के जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी ये उस पर विश्वास करता है। इट डज़ नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीनायान को जो फॉलो करते हैं वो आइडल वर्शिप पे, मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं करते। एंड ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल सेल्वेशन, और एक इंडिविजुअल, जैसे उसमें कहा गया था एक यूनिवर्सल लिबरेशन हो जाएगा महायान में, यानी कि सार्वभौमिक मुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात की जा रही है, यानी कि व्यक्तिगत हर पर्सन अपना अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, यानी कि अनुशासन और ध्यान के माध्यम से वो चीज़ प्राप्त कर सकता है। थेरावेदा जो है वो एक, थेरवाड कह दो या थेरावेदा जो है ये हिनायान सेक्ट के ही तहत आता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो स्क्रिप्चर्स हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। जिस तरह से महायान के स्क्रिप्चर्स, महायान के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, हीनायान के पाली में लिखे गए हैं। इट वॉज पैटर्नाइज बाय अशोका, इसको अशोका का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि अशोका ने इसको बढ़ावा दिया। तो अशोक, अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अशोका ने बुद्धिज़्म को तो फॉलो किया अशोका ने, लेकिन बुद्धिज़्म में भी कौन से वाला फॉलो किया, महायान फॉलो किया, हीनायान फॉलो किया, कौन सा किया? तो हीनायान फॉलो किया। थेरवाड की बात करें, इट इज़ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज़्म टुडे, यानी कि आज के बौद्ध धर्म की जो सबसे प्राचीन शाखा है वो थेरवाड है। इट रिमेन्स क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, तो बुद्ध की जो क्लोजेस्ट टीचिंग है, क्योंकि हीनायान खुद अपने आप में बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पे बात करता है, और थेरावाड भी जो है ये हीनायान से ही निकला है। तो थेरावाड जो है जो बुद्ध की सबसे एंशियंट ओरल और उसकी ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनकी, यानी उनकी जो वास्तविक जो शिक्षाएं थी उससे ये रेलेवेंस प्राप्त करता है। थेरवाड बुद्धिज़्म डेवलप्ड इन श्रीलंका, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहाँ पे डेवलप हुआ? ये श्रीलंका में डेवलप हुआ। एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और धीरे धीरे बाद में ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें फैलता चला गया। ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन है कहाँ कहाँ पे? कंबोडिया में, लाओस में, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब जगहों पे थेरवाड बुद्धिज़्म ही फैल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसमें मूर्ति पूजन नहीं है, लेकिन इन सभी देशों में आपको बुद्ध की प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर आता है वज्रयान की, अगर हम बात करें तो वज्र का मतलब है द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, यानी कि वज्र का वाहन की अगर हम बात करें, इसको तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहते हैं, यानी कि जिस बुद्धिज़्म के अंदर तंत्रों का, यानी कि तांत्रिक जो बुद्धिज़्म था, यानी कि यहाँ पे मंत्रों का, तंत्रों का, इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज़्म आया, वज्रयान इसको कहते हैं। द वज्रयान या डायमंड व्हीकल इज ऑल्सो कॉल्ड मंत्रयान, तंत्रयान या ईसोटेरिक बुद्धिज़्म। तो इसको क्या कहा जाता है कि इसको हीरा वाहन, जैसे इसको कहा गया डायमंड व्हीकल है ये, इसको मंत्रयान भी कहा गया, तंत्रयान भी कहा गया, या गूढ़ बौद्ध धर्म इसको कहा जाता है। ये जो बुद्धिस्ट स्कूल है ये भारत में अराउंड 900 एडी में, इसको 900 बीसी में, इसको आप कह सकते हो, एडी नहीं 900 बीसी में आप इसको कह सकते हो कि डेवलप हुआ। इट इज़ ग्राउंडेड ऑन ईसोटेरिक एलिमेंट्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल। देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें बाकी और तीनों से, महायान से, हीनायान से या थेरावाद से, तो उससे सबसे हटके अलग से है ये बिल्कुल, क्योंकि ये तंत्रों पे विश्वास करता है, तांत्रिक जो चीज़ें हैं उन पे विश्वास करता है, इसलिए ये बिल्कुल अलग है बाकी रेस्ट 3 से। द टू ट्रुथ डॉक्ट्रीन इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ वज्रयान। अब देखिए 2 सत्य सिद्धांत हैं इसका, तो जो 2 सत्य सिद्धांत है वो इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वज्रयान का, और 2 ट्रुथ्स क्या हैं? कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट ट्रुथ्स। तो कन्वेंशनल, पारंपरिक, और परम सत्य क्या है अगर हम देखें, तो पहले देखते हैं कन्वेंशनल ट्रुथ क्या है। तो कन्वेंशनल ट्रुथ इज द ट्रुथ ऑफ कंसेंसस, यानी कि जो आपकी आम सहमति है उसका सत्य है रियलिटी का, एंड कॉमन सेंस नोशंस ऑफ व्हाट डज एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कॉमन सेंस से आप कुछ चीज़ बताएंगे कि भाई क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है और क्या एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या जो दिख रहा है। अब इस पर ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें दिख रही हैं हो सकता है वो एग्जिस्ट करती हों, और जो नहीं दिख रही हैं वो हो सकता है एग्जिस्ट ना करती हों। अल्टीमेट ट्रूथ इज द रियलिटी एज परसीव्ड बाय एन एनलाइटेंड माइंड, और अल्टीमेट ट्रूथ क्या होगा, यानी कि जो परम सत्य है वो क्या चीज़ होगा? जो भी एक पर्सन एनलाइटेंड माइंड का होगा
है ना। यानी कि जो प्रबुद्ध मन वाला व्यक्ति होगा उसके द्वारा अगर कोई चीज़ समझी गई या परसीव की गई है उसको हम अल्टीमेट ट्रुथ मानेंगे, परम सत्य मानेंगे। तो वज्रयान टेक्स्ट यूज बाय अ हाईली सिंबॉलिक लैंग्वेज, संध्या भाषा या ट्विलाइट लैंग्वेज। अब देखिए जो वज्रयान है यहाँ पर जो ग्रंथ हैं वो अत्यधिक प्रतीकात्मक भाषा से बात करते हैं, जिसको संध्या भाषा या गोधूली भाषा का उपयोग भी इसमें कह सकते हैं, हम कर सकते हैं। इट एम्स टू इवोक एक्सपीरियंसेस कंसिडर टू बी मोस्ट वैल्यूएबल इन देयर फॉलोअर्स। इसका एम ये है, इसका उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसे एक्सपीरियंसेस पैदा करे लोगों के अंदर, इसके फॉलोअर्स के अंदर, जो उनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल हों, सबसे मूल्यवान माने जाते रहे हों। वज्रयान बिलीव्स दैट सेल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स कॉल्ड वज्र। तो वज्रयान ये इस चीज़ पे विश्वास करता है कि जो सेल्वेशन है, मोक्ष है, वो आपको प्राप्त हो सकता है अगर आपने जो कुछ जादुई शक्तियाँ हैं वज्र की वो प्राप्त कर ली। इट ऑल्सो लेज इंपॉर्टेंस ऑन द रोल ऑफ बोधिसत्वास बट फेवर्स फियर्स डाइटीज नोन एज ताराज। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बौद्धवों की जो भूमिका है उसको भी महत्व देता है, लेकिन तारस के रूप में, जो तारा है उसके रूप में एक जाने जाने वाले भयंकर देवताओं का समर्थन भी करता है, यानी कि जो फियर्स डाइटीज़ हैं उनका समर्थन भी करता है, क्योंकि ये तंत्रों पर विश्वास करता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। रिचुअल्स एंड डिवोशन एम्प्लॉय मंत्र, मंडल्स एंड अ कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ अदर रिचुअल्स। मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रोल ऑफ द गुरु कॉल्ड लामा। अब देखिए दलाई लामा जो हैं वो वज्रयान से ही निकल के आते हैं। तो मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रोल ऑफ द गुरु कॉल्ड लामा हु हैज़ मास्टर्ड द फिलोसॉफिकल एंड रिचुअल ट्रेडिशंस। तो यानी कि जो, क्योंकि लामा किसी पर्सन का नाम नहीं है, लामा अपने आप में एक पोस्ट है, तो ये जो लामा है ये फिलोसॉफिकली और रिचुअल ट्रेडिशंस में, यानी कि दार्शनिक रूप में, और जो रिचुअल अनुष्ठान परंपराएं, जो परंपराओं से चलता हुआ जो अनुष्ठान आ रहा है उसमें जो पारंगत हो गए हैं उनको हम लामा कहते हैं। देर इज़ अ लॉन्ग लीनियज ऑफ लामास, एक लीनियज चलती रहती है लामास की। और दलाई लामा जो हैं इज़ अ वेल नोन तिब्बतन लामा, और जो दलाई लामा है अपने आप में तिब्बत के एक बहुत ही मशहूर जाने जाने वाले लामा हैं। इट इज़ प्रीडोमिनेंट इन तिब्बत, नेपाल, भूटान एंड मंगोलिया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है वज्रयान, कहाँ पर? तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और मंगोलिया में। नेक्स्ट आता है ज़ेन। अब देखिए ज़ेन क्या है, तो ज़ेन एक स्कूल है महायान बुद्धिज़्म का। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि महायान बुद्धिज़्म का स्कूल है दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना, चाइना के में ये ओरिजिनेट हुआ, प्रारंभ हुआ ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी एज द चैन स्कूल ऑफ चाइनीज़ बुद्धिज़्म इन एंड लेटर डेवलप्ड इनटू वेरियस स्कूल्स। फिर ये जापान में फैल गया 7th सेंचुरी BC में, फिर 7th सेंचुरी AD में फैला होगा ये। फिर मेडिटेशन इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और मेडिटेशन जो है बहुत ही अलग फीचर है इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जैन है ये किसके अंदर आता है, ये जो है महायान बुद्धिज़्म के अंदर आता है। फिर आता है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन एंशिएंट इंडिया। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में बुद्धिज़्म का विस्तार किस प्रकार से हुआ उसको समझते हैं। तो बुद्ध हैड 2 काइंड ऑफ डिसाइपल्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे। एक तो मंक हुआ करते थे जिनको भिक्षु कहा जाता था, और दूसरे उपासक हुआ करते थे, यानी कि ले वर्शिपर्स हुआ करते थे जिनको उपासक या उपासिका कहा जाता था। द मॉन्क्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द संघ फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स। अब देखिए मंक्स जो हैं, जो भिक्षु हैं, उनको बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु क्या कर लिया गया, उनको संघ में डिवाइड कर दिया गया कि उनको जो है संघ की जो एक ज़िंदगी है वो भी बितानी होगी, जो मोनेस्ट्रीज़ की जो लाइफ है वो बितानी होगी। द संघ वाज गवर्न ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनसे संघ गवर्न हुआ करता था, एंड वाज एम्पावर्ड टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर्स, और उसको ये भी ताकत थी कि वो डिसिप्लिन भी पैदा कर सकता है अपने मेंबर्स के अंदर, यानी कि जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है वो लेके रखेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ करप्शन होगा। Owing to the organized efforts made by the Sangh, Buddhism made rapid progress in North India even during Buddha's lifetime. अगर इस संघ के एफर्ट्स की बात करें तो इसके वजह से जो बुद्धिज़्म है वो बहुत तेज़ी से फैला। जब बुद्ध जीवित थे, जब बुद्ध इस धरती पे प्रेजेंट थे, उनके सामने भी जो बुद्धिज़्म धर्म है वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, his followers traversed on his path of meditation and roamed throughout the countryside. तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे उनके ध्यान के मार्ग पर चले गए और पूरे देश में घूमे। For 200 years, Buddhism remained overshadowed by their Hindu counterparts until the advent of great Mauryan king Ashoka. 200 साल तक अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म
के ऊपर जो है इतना प्रभाव नहीं था, फैल रहा था लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा था जितने उसके जो हिंदू धर्म का जो काउंटर पार्ट था वो फैल रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म उस टाइम पे सनातन धर्म सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट था, तो वही सबसे ज़्यादा फैल रहा था। बुद्धिज़्म इतना नहीं फैल रहा था जब तक राजा अशोक ने बुद्धिज़्म को नहीं अपनाया। आफ्टर द ब्लड बाथ इन हिज कलिंग कॉन्क्वेस्ट, एम्परर अशोका डिसाइडेड टू गिव द पॉलिसी ऑफ वर्ल्डली कॉन्क्वेस्ट एंड अडॉप्टेड धम्म कॉन्क्वेस्ट। तो जब कलिंग विजय में नरसंहार के बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने इतनी मौतें देखी अपने सामने, तो हृदय परिवर्तन उनका हो गया, तो उन्होंने जो एक ठाना था कि वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहेंगे, उस चीज़ से वो दूर हो गए और उन्होंने धम्म की पॉलिसी अपना ली, बुद्धिज़्म को उन्होंने अपना लिया। अशोका ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्पैच्ड वेरियस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, कई सारे बुद्धिस्ट जो मिशंस हैं वो रिलीज़ करे, अशोका ने उनको पेट्रोनेज दी, उनके लिए खर्चा दिया कि वो अलग अलग एरियाज़ में जाएं और जो बुद्धिज़्म धर्म है उसका प्रचार प्रसार करें। जैसे कि गांधार के अंदर, कश्मीर में, ग्रीस तक गए, श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, थाईलैंड, इन सब जगहों पर अशोका ने जो बुद्धिस्ट मिशंस हैं उनको भेजा कि जिससे कि लोग बुद्धिज़्म धर्म को जानें और उसको अपनाएं। थ्रू हिज मिशनरी एफर्ट अशोक स्प्रेड बुद्धिज़्म इनटू वेस्ट एशिया एंड सीलोन। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में भी अशोक के बेटे आए थे जिन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को फैलाया। दस अ लोकल रिलीजियस सेक्ट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ल्ड रिलीजन, यानी कि जो भारत के अंदर जन्मा एक लोकल रिलीजियस सेक्ट था वो आज या उस टाइम पे दुनिया का एक रिलीजन बन गया, यानी कि एक स्थानीय धार्मिक संप्रदाय था वो एक विश्व धर्म बन गया। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो विश्व धर्म में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म एंड बोधिसत्व की अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म, अब बोधिसत्व इज एनी पर्सन हु इज़ ऑन द पाथ टूवर्ड्स बुद्धाहुड। अब देखिए बुद्धिज़्म के अंदर जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर क्या है, जो बोधिसत्वा है वो व्यक्ति है जो बुद्धहुड पाने में, यानी कि जो बुद्ध की तरफ जाने में अपने कदम बढ़ा रहा है, यानी कि उस तरफ वो चल रहा है। इन द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स एज वेल एज मॉडर्न थेरावाद बुद्धिज़्म, अ बोधिसत्वा रेफर्स टू एनीवन हु हैज़ मेड अ रिजोल्यूशन टू बिकम अ बुद्धा। यानी कि अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल अगर माने, जो शुरुआत में प्रारंभिक जो बौद्ध स्कूल रहे और उसके साथ साथ जो आधुनिक जो थेरवाद बौद्ध धर्म है उसके तहत ये माना जा रहा है कि बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने बुद्ध बनने का संकल्प लिया हो, एंड हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड अ कन्फर्मेशन और प्रोडक्शन फ्रॉम अ लिविंग बुद्धा दैट दिस विल बी सो। और एक ये भी है कि जो जीवित बुद्ध है उससे ये पुष्टि या भविष्यवाणी भी प्राप्त की है कि भाई ऐसा ही होगा और आप जो हैं बुद्ध बन जाएंगे, यानी कि बुद्ध के जो पाथ है आप उस पर पहुँच जाएंगे। महायान बुद्धिज़्म में या बोधिसत्व रेफर्स टू एनीवन हु हैज़ जनरेटेड बोधिसिद्ध, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस विश एंड कंपैशनेट माइंड टू अटेन बुद्धहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिनेंट बीइंग्स। तो महायान बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है कि बोधिसत्व जो है किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक सहज इच्छा और दयालु मन बोधिचित्त उत्पन्न किया हो। तो एज अ रिजल्ट the universe is filled with a broad range of potential buddhas, from those just setting out on the path of buddhahood to those who have spent lifetimes in training and have thereby acquired supernatural powers। यानी कि supernatural powers उनके अंदर आ जाएंगी और वो बहुत काम करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें कही गई हैं। ये जो सेलेस्टियल बोधिसत्वाज हैं आर फंक्शनली इक्विवेलेंट टू बुद्ध, ये इक्वल हैं बुद्ध के इन देयर विजडम, यानी उनकी जो समझ है कंपैशन में और उनकी ताकतों में। तो पैन बुद्धिस्ट बोधिसत्वास इंक्लूड मैत्रेय। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैन बुद्धिस्ट है यानी कि जो बोधिसत्वा हैं उनमें मैत्रेय शामिल है, हु विल सक्सीड शाक्य मुनि एज द नेक्स्ट बुद्धा इन दिस वर्ल्ड। तो शाक्य मुनि के बाद जो फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है वो मैत्रेय को कहा जाता है। एंड अविलोकितेश्वरा, इसको हम तिब्बत में स्पियान कहते हैं, स्पियान रस गिज चेनरेजी, चाइना में ग्वानियन और जापान में कनोन कहा जाता है अविलोकितेश्वरा को, जो भारत में हम जिसको हम अविलोकितेश्वरा कहते हैं। ऑल्दो ऑल बोधिसत्वाज एक्ट कंपेशनेटली, सभी जो बोधिसत्वाज हैं दयालुता से काम करते हैं। अवलोकितेश्वरा इज कंसिडर्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अमूर्त जो सिद्धांत का जो अवतार माना जाता है वो अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। बोधिसत्वाज ऑफ मोर लोकलाइज्ड इंपॉर्टेंस इंक्लूड तारा इन तिब्बत एंड जीजो इन जापान। तो अधिक स्थानीय महत्व के लिए जो बोधिसत्वाज हैं तिब्बत में तारा और जापान में जीजो जो है उसमें वो शामिल है।
चलिए नेक्स्ट आता है मुद्राज इन बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म में जो बुद्ध हैं, बुद्ध की प्रतिमाओं से ये दिखाया जाता है जैसे कि वो अलग अलग मुद्रा में बिना बोले अपने जो उनके जेस्चर्स हैं, फिंगर्स के उनके जो जेस्चर्स हैं, उनके बैठने का जो स्टाइल है, उससे वो कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो वो अलग अलग मुद्राएं क्या हैं, किस तरह से वो क्या बताते हैं, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, इस तरह से करके कई सारी मुद्राएं आती हैं। तो वो मुद्राएं क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे में आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।